नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट, और यह प्रैक्टिस सेट लिया गया है आपका स्टडी 91 की जो एक बुक की सीरीज आई है लेखपाल के लिए। वो 4 बुक हैं जिसमें आपका गणित और आपका सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान का, उसके बाद आपका ग्रामीण परिवेश है और यहाँ पर हिंदी है, और सब में 30-30 का प्रैक्टिस सेट है। तो हम कोशिश करेंगे इन चारों सेक्शन से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको एग्ज़ाम से पहले करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि यदि a बराबर 2b बराबर 3c के, तो a संबंध b संबंध c बराबर क्या होगा, समझिएगा। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जिसको पता है वो तो समझ गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसको करने के लिए क्या करते हैं। अगर सिंपल बताएं, a बराबर 2b के है बराबर और 3c के है, तो हमने मान लिया ये सब बराबर हैं k के। अब हम सबको अलग अलग लेंगे। a बराबर भी k के बराबर है, 2b बराबर भी k है, तो 2b बराबर k है तो b बराबर k/2 होगा, और 3c बराबर आपका k है तो c बराबर आपका हो जाएगा k/2। क्लियर, k/3। 3c बराबर k है तो c बराबर k/3। अब जब हम रेशियो निकालेंगे a संबंध b संबंध c, तो a की जगह हम रखेंगे k, b की जगह रखेंगे हम k/2 और c की जगह हम रखेंगे k/3। अब यहाँ से हमको क्या मिला, k कट गया, क्या सीधे मिला 1 संबंध 1/2 संबंध 1/3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 संबंध 3 संबंध 2। तो कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि जब भी कोई ऐसे सीरीज दी गई हो तो जो यहाँ पे चर वैल्यू है उनका गुणांक जो है, जैसे a है, a का गुणांक यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 अब उनका क्या करते हैं हम अपोजिट करके लिखते हैं, तो 1/1 लिखें कोई मतलब नहीं। अब 2 है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तब इसका उल्टा होगा तो 1/2, और उसके बाद 3c है, c का गुणांक 3 है तो उसका उल्टा 1/3। सपोज दैट यहीं 2/5 दिया होता, 2/5 और 3/4 दिया होता, तो जब इसको हम लिखते तो 5/2 लिखते और 3/4 जो है तो उसको 4/3 लिखते। अब हम रेशियो निकालते, तो रेशियो निकालने का सिंपल सा अगर ऐसा कोई प्रश्न दिया है तो जो गुणांक हैं उनका हम क्या करेंगे, विलोम लेकर यानी अपोजिट करके उल्टा करके अंश का हर का अंश बनाकर हम रेशियो निकालते हैं। और वो कैसे उसका ऐसा क्यों होता है ये हमने आपको डिटेल में समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम जाने माध्य क्या होता है। माध्य समझ लीजिए औसत को ही माध्य कहते हैं। अब जो औसत होता है या माध्य होता है उसका फार्मूला क्या होता है कि जितने पद हैं उनका योग लेते हैं, यानी क्या लेते हैं, पदों का योग, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या ले लेते हैं, पदों की संख्या। तो अब देखेंगे हम पदों का योग ऊपर हमने कर लिया, और कितने पद हैं, 9 पद हैं, उससे भाग कर दिया। जब योग किया तो 36 आया और 9 से भाग किया 4, यह आपका हो गया माध्य। अब हम आगे जब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस जो संख्याओं का समुच्चय है इसको हम आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। आरोही क्रम में अरेंज किया हमने। अब दिए गए आंकड़े एक विषम पद में है, यानी इनकी जो पदों की संख्या 9 आ रही है वो विषम है ही है। तो जो माध्यिका निकालेंगे उसका फार्मूला होता है विषम के लिए n+1/2वां पद। बात समझ में आया। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो n की जगह 9 धन 1/2वां पद यानी 5वां पद। अब हम गिनती करेंगे 5वें पे कौन आ रहा है, तो पहले पर 3, दूसरे पे 3, तीसरे पे 3, चौथे पे 3, और 5वें पर आपका रहा है 4। तो 5वें पद पे 4 आ रहा है, इसलिए इसका जो माध्यिका होगा वो आपका होगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका की जगह 4। अच्छा, अब बहुलक क्या होता है। जब कोई संख्याओं का समुच्चय है, सीरीज है, तो उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है उसी को हम बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुलक क्या, 3 जो देखेंगे 3 4 बार आया है, इसलिए इसकी बहुलक क्या हो जाएगी, इस सीरीज की बहुलक हो जाएगी 3। यही आपका आंसर होगा। तो जो माध्य हो गया आपका 4, बहुलक हो गया 3 और माध्यिका भी हो गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा कि 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं। 3 बक्से हैं जिनमें 10 पेंसिल वाले पैकेट हैं, और एक पैकेट में 10 पेंसिल है, और वैसे 25 पैकेट हैं जो 8,625 रुपये में बेच दिए गए। यदि लाभ 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए यह जो फार्मूला है आपको याद हो या ना हो उससे हमको मतलब नहीं है। सबसे पहले हम यह समझेंगे
कि यहाँ पे क्या लेने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो दिया है 10 पेंसिल है, 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट, यहाँ इसका कोई तात्पर्य नहीं, इसको हटा दीजिए। कोई वस्तु, सीधे समझिए कोई वस्तु है जो इतने में बेचने पे 15% का लाभ मिल रहा है तो उसका क्रय मूल्य, तो मान लीजिए कि सपोज दैट क्रय मूल्य x रहा होगा और x पे 15% का लाभ चाहिए, तो हम सीधे 115 में बेच दे रहे हैं, 115/100। और जब हम 115% का लाभ ले रहे हैं तो वह कितने का मिल रहा है, 8625 का। बस इसी को सॉल्व करना है। तो x बराबर हो जाएगा 8625 गुणे 100। जो भागा में है वो गुणे में हो जाएगा, जो गुणे में है वो भागा 115। सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करके देखेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो अगर यहाँ इनसे हम 5 से ही काट देते हैं तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 एकम 5 और 3 हो गया 36, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 50 25, 1725। अब इसको हम सीधे 23 से ही काट लेते हैं। तो 23 से काटेंगे आप लोग 1725 को, तो देख लीजिए 1725 में जब आप 23 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 23 हो गया तो 20 चौक 80। यहाँ पे हम देखेंगे कितनी बार ले चलें, 7 बार ले चलिए 20, तो 7 त्रिक 21 को एक हाथ में 2 और 7 दूना 14, 2 16, 161। जब इसको हम घटाएंगे तो बचेगा 1, 7 में 6 गया 1, यानी 11 बच गया, और यह 5 उतार लिए। अब यहाँ पे हम 3 बार ले जाएंगे तो 115 कट जाएगा। 5 बार ले जाएंगे, ठीक है, तो 5 बार ले जाएंगे तो यह आपका 115 कट जाएगा, यानी कि हमको मिल गया यहाँ कटने पर कितना, भाग देने पर मिल गया हमको 115 गुणे एक सेकेंड, भाग देने पर हमारा कितना आ रहा है, यह 75 आ रहा है। तो हमको मिल गया यहाँ पे 75 गुणे 100 यानी 7500। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन क्या है, 7500। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं इसको। अब देखिए, एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर है, एक बैंक जो है बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही ब्याज देती है, तो 4% ब्याज की दर से देगी। अगर छमाही देगी तो कितना देगी, 2% की दर से देगी। वर्ष के अंत में प्रभावी तब देखेंगे जब हमको मिल गया 2%, और एक साल में 2 छमाही होता है, तो इसका फार्मूला है, इसलिए हमने 2 बार दिखा दिया 2% का। अब यह जो फार्मूला होता है वह होता है आपका x + y + xy/100। क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 धन 2 गुणे 2/100, और 2 2 हो गया 4, और 4 में जब 100 से भाग करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4.04, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें ना समझ में आए तो इस तरह समझ लीजिएगा, ऐसे निकालते हैं x + y + xy/100। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई, यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई। चलिए देखते हैं, यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि वस्तु जो है आपका यह x रुपये में खरीदी गई होगी और उसको 20% छूट, जब 20% छूट देंगे तो 80/100 में बेची गई होगी, और वह कितने में बेची जा रही है, 2400 में। अब कह रहा है तो इसका हम दाम निकालेंगे, x बराबर 2400 गुणे 100/80, यह उसका क्रय मूल्य रहा होगा। लेकिन कह रहा है यदि छूट 25% हो, तो यह तो इसका हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। जब छूट करा 25% हो तो इसी का 25% निकाल लीजिए। छूट 2400 गुणे 100/80, आप 25% कम करेंगे तो 75/100 लेना पड़ेगा। ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये कैंसिल, 8 त्रिक 24, 30, 75 में 30 का गुणा करेंगे तो 225, और एक जीरो बढ़ा देंगे तो 2250, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब इसमें हमने किया क्या, देखिए समझिएगा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं किया हमने। ये जो चीज़ें हैं आप इस तरह समझ सकते हैं। अब देखिए 2400 रुपये है, 20% की छूट के बाद 2400 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 2400 गुणे 100/80।
और यह हो गया क्रय मूल्य। अब इस पर वो पूछ रहा है कि हमको 25% का छूट देना था, अब गुणे 75/100 यह चीज़ जो डायरेक्ट किया, लेकिन हमने लंबा इसलिए किया कि आपको समझाने के लिए कि कैसे होगा। तो यह तो आपका क्रय मूल्य हो गया और यह आपका हो गया 25% का छूट। चलिए आगे देखते हैं, समझते चलिएगा। अब देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया है जो पाई की वैल्यू है वो आपका है, पाई की वैल्यू 22/7। चलिए आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि 616 पहले ही बता दिया है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 616 गुणे 7/22। ऐसा क्यों हो जाएगा कि पाई का मान होता है 22/7 और जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 22 नीचे 7 ऊपर चला जाएगा। क्लियर। चलिए तो अब इसको हमने सॉल्व किया तो आर स्क्वायर बराबर 196 और आर जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर मिल गया 14। व्यास पूछ रहा था, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या आर का वैल्यू कितना 14 आया है, तो यहाँ हम रख देंगे 14 और यहाँ रख देंगे 2, यानी जो व्यास होगा 28, यही आपका, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है प्रश्न संख्या 7, यदि 13,500 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 12.5% दर पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता मूल्य कितना होगा। अब यहाँ समझिएगा कि 13,500 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 12.5% दर पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता जो मूल्य कितना होगा, यह यहाँ पे सॉल्व किया है अमाउंट। तो यहाँ पे देखिएगा जो 12.5% है, यानी कि यह आपका है ब्याज। जब इसको हमने 100 में ऐड किया तो यह बन गया आपका मिश्र धन। क्लियर। तो 13,500 है और उसमें हमने क्या किया, इसको 100 में ऐड किया, ऐड करके भागा 100 यानी इसका 12.5 यानी 112 यहाँ दशमलव है, जोड़ने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 16,875 रुपये। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अब आप लोग सोचेंगे कि 125 क्यों लिया है, सॉरी ये 0.5 नहीं है, यहाँ 125 है। अब आप लोग सोचेंगे कि 25 क्यों लिया, 25 इसलिए लिया है कि 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए तो 12.5 है, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा आपका 25, 12.5 25 हो जाएगा, यानी सीधे आपका ये 25 हो गया। 25% तो ब्याज मिलना चाहिए, तो हमने क्या किया, सीधे उसका 125% निकाल दिया, जिससे इसका यह मिश्र धन आ गया। आगे चलते हैं। यह ध्यान रखिएगा 2 वर्षों के लिए, 1 वर्ष के लिए तो ये 12.5 है, 2 वर्ष के लिए 12.5 धन 12.5 25 हो जाएगा, यानी 25% आपको ब्याज देना है। 100 तो मूलधन होता है, तो 100 धन 25 कर देंगे तो 125% यही आपका मिश्र धन होगा। अब 125% उसका हमने निकाला, वही आपका मिश्र धन आया। चलिए देखते हैं। 9, 5, 8, 9, 7, 8, 9, 8 की माध्यिका, बहुलक और माध्य ज्ञात करें। अभी हमने ऊपर इसको सॉल्व किया है। चलिए इसको आरोही क्रम में हम अरेंज करेंगे। आरोही क्रम में अरेंज करते हैं तो 5, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या हमको मिल रहा है 9, जो कि एक विषम संख्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, n+1/2 इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड नंबर। तो यहाँ पे माध्यिका हम देखेंगे 9 धन 1/2 यानी 5वां पद गिनती करेंगे। यह आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और यह 5वां, यानी कि माध्यिका आपका आ गया 8। अब हम पूछ रहा है बारंबारता है। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो जो बहुलक होगी, जो किस संख्या का रिपीटेशन सबसे अधिक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 9 जो है वो सबसे अधिक बार आया है, 4 बार, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वह 9 होगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे माध्य का, और हमने ऊपर ही बताया जो माध्य होता है वो समझिए औसत, दोनों चीज़ एक ही है, माध्य कहिए या औसत कहिए। तो इनका फार्मूला जो होता है पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ऊपर वाले सीधे ऐड कर लिए हमने, पूरे सीरीज को ऐड कर लिया और टोटल 9 था तो 9 से भाग कर दिया, तो हमारा उत्तर आया 8। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे कि 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी। जॉन कोई लड़का है, और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 वर्ष पहले जॉन की आयु जो थी 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। तो वर्तमान में 3 वर्ष पहले कितना था इनका 12, तो वर्तमान में कितना होगा 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान तो 3 वर्ष बाद हो गया अब ना,
तो 3 वर्ष पहले की जगह अब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो वर्तमान इनकी आय रही होगी 15। और 3 वर्ष पहले शंकर की आय जो थी वो 15 थी, तो वर्तमान में उसकी रही होगी 18। अब पूछ रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत, तो 5 ये भी बढ़ेगा 5 ये भी बढ़ेगा, खाई 5 वर्ष बाद तो 5-5 साल उम्र इनकी बढ़ जाएगी। तो 15 5 20 और 18 5 23 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43। और औसत 2 लोग हैं तो बाई 2 करेंगे, और जब 2 से भाग करेंगे तो 21.5। तो 5 वर्ष बाद जो उनका औसत होगा 21.5, राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए देखते हैं। एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32% होता। तौलिया का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब कह रहा है कि जो तौलिया है 12% लाभ पर बेचा गया है, यदि मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया जाता तो लाभ 32% होता। तो बात समझिए सीधे, 12% लाभ पर आप बेच रहे हैं, यदि 32% लाभ आप चाहते हैं तो आपको 25 रुपये अधिक में बेचना पड़ता है। यानी कि अगर 32 और 12 का जो अंतर है वो अगर वैल्यू में देखें तो यही 25 के बराबर रहा होगा कि जब हम 12% के लाभ पे बेच रहे हैं तो कोई अमाउंट का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब 32% के लाभ पे बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है 25 रुपये का और फ़ायदा हो रहा है। यानी कि 12 और 32 के बीच ही जो 25 का गैप होगा, तो 32 से 12 गया 20%, यह 20% किसके बराबर है 25 के। क्लियर। अब हमको निकालना है क्रय मूल्य, और किसी चीज़ का क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप का 100% होता है, तो 100% निकालिए। यह 20 नीचे आएगा, यह 100 ऊपर जाएगा। सार करेंगे 20 25 100 और 25 25 125, तो तौलिए का जो क्रय मूल्य होगा 125 रुपये। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य हमने बताया कि औसत होता है, तो संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं हैं गिन के उसी संख्या से भाग कर दीजिए। आंसर आपका 4.25। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर दिया है प्रश्न कि 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल, इस पर थोड़ा हटा देते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको सीधे हम ऑप्शन से करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को विकल्प से हल कर लेना चाहिए। अब जैसे दिया है कि पूछ रहा है कि सम संख्या गुणनफल 528 छोटी संख्या, मान लीजिए छोटी संख्या 18, तो 2 लगातार सम संख्या है, तो अगली सम संख्या 18 के बाद कौन सी आती है 20, और 18 दूना 36 360, यानी कि यह ऑप्शन तो गलत है। अगर हम 20 को लेते हैं तो अगली सम संख्या इसके कौन सा आएगा 22, और जब गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 440, जो कि 528 के बराबर नहीं है, भी ऑप्शन गलत होगा। अब हम 22 को लेंगे तो अगली सम संख्या हो जाएगी 24, और जब 22 में 24 का हम गुणा करेंगे तो 528 आएगा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम इस तरह माने कि एक सम संख्या x है और अगली x + 2 है और इनका गुणनफल 528 का है, तब तो हम इसको द्विघात समीकरण बना के निकालते ही रह जाएंगे। क्लियर। निकलने को निकलेगा, लेकिन टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रोहित ने एक बल्ला उसके अंकित मूल्य पर 20% के साथ खरीदा। ठीक है, रोहित ने एक बल्ला उसके अंकित मूल्य पर 20% के साथ खरीदा, यानी 20% का छूट लिया होगा बल्ले पर। अब कह रहा उसने 80 रुपये के लाभ से बल्ले को 1200 रुपये में बेच दिया। बल्ले का अंकित मूल्य क्या रहा होगा, तो सिंपल समझिए, मान लीजिए बल्ले का अंकित मूल्य 100 रुपये रहा होगा और यह 20% छूट के साथ खरीदा, यानी कि वह 80/100 में खरीदा था। अब बात समझिएगा। अब कह रहा है यह तो रोहित का खरीदा हुआ मूल्य हो गया और वो 80 रुपये के लाभ के साथ 1200 रुपये में बेचा। अब इसको उसने 80 रुपये और ऐड कर दिया, यानी कि 80 रुपये का प्रॉफिट लेकर बेचा उसको, तो 1200 रुपये मिले। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यह आपका 20 चौक 80, 20 25 100, तो ये हो जाएगा 4x/5, और यह 1200 में से इधर 80 इधर जाएगा, माइनस होगा, तो यह हो जाएगा आपका 1220। अब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 3 12, और यहाँ 0 लेंगे, 4 5 20, 305 हो गया, और 5 पे गुणा कर देंगे। जब 5 पे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 55 25 और 5 3 15, 1255 25 5 3 15, 1525 आ रहा है। और ये थोड़ा सा एक बार हम इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे। कह रहा है कि पहले हम देखेंगे कि रोहित ने एक बल्ला उसके अंकित मूल्य पर 20% के साथ खरीदा, यानी 20% का छूट ही लिया होगा। तो चलिए मान लीजिए अंकित मूल्य x है, तो 20% का छूट मिलेगा, तो उसको 80/100 में ही मिला होगा। अब कह रहा है कि वह इस पर 80 रुपये का लाभ कमाता है, तो +80 और उसे 1200 में बेच देता है। अंकित मूल्य निकालना था, अंकित मूल्य x ही है, तो इसमें क्या है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो गई होगी। चलिए देखते हैं। 80/100
गुणे या किसको ही रह जाए। अब 1200 में से जब 80 जाएगा, सॉरी वहीं हमने गलत कर दिया, तो 1120 बचेगा और हमने 1220 बचा दिया। ठीक है, आ गया वही उत्तर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौक 80 और 20 25 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ हो जाएगा 4 8 32 और 0। x बराबर 280 गुणे 5, 5 0 0 5 8 40 0 में 4 और 5 दूना 10 4 14, 1400 रुपये आएगा। सॉरी हमने वहाँ गलत कर दिया था घटाने में। अच्छा अब देखिए, दो गोलों का आयतन 8 संबंधित 27 के अनुपात में है, उनकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा। अब देखिए जो गोला होता है उसका आयतन दिया है, पहले का मान लीजिए V1 है, दूसरे का V2, और इनका अनुपात जो दिया 8 संबंधित 27। अब गोले के आयतन का जो फार्मूला होता है वह होता है 4/3 पाई गुणे त्रिज्या का क्यूब, त्रिज्या कुछ भी हो, r³ मान लीजिए। तो पहले का आयतन जो हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब और दूसरे का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। अब यह सब सेम है तो ये कट गया। अब r1 क्यूब बटा r2 क्यूब बराबर 8/27 मिल रहा है, तो हम दोनों पक्षों का जब घनमूल ले लेंगे तो r1 बट्टे r2 बराबर मिलेगा 2/3। इसका घनमूल 8 का घनमूल हो जाएगा 2 और 27 का हो जाएगा 3। अब आगे हम बात करेंगे एरिया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है यहाँ पर आप जाने पूरी सतह का जो अनुपात कर रहा है 4 पाई r²। तो पहले का हो जाएगा 4 पाई r1², दूसरे का 4 पाई r2²। 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब इस r1² बटे r2² सीधे हम लिख सकते हैं r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। अब r1 और r1 बटे r2 का मान 2/3 पहले ही निकाल लिए हैं। अब हमने वैल्यू रख दिया r1 और r2 की जगह 2/3, इसका वर्ग कर दिए तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो यही आपका एरिया का अनुपात हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्त होगा। महत्तम समापवर्त क्या होता है? जब अगर भिन्न का महत्तम समापवर्त निकालना है तो उसको कैसे निकालते हैं? भिन्न का जब महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो अंश है अंश का हम निकालेंगे महत्तम समापवर्त। ठीक है, मौसा और उसमें हम जो हर है उसका हम निकालेंगे हर का लॉसा। क्लियर, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे लॉसा पर। तो सीधे समझिए, अंश का हम निकालेंगे मौसा और हर का निकालेंगे लॉसा जब किसी भिन्नों का महत्तम समापवर्त पूछे तब। और यही अगर पूछ देता कि इनका लॉसा, यही लघुत्तम समापवर्त पूछ देता तो आप कैसे निकालते? तो अंश का आप निकाल लेते लॉसा और हर का निकाल लेते आप मौसा, उल्टा कर देते। जो चीज़ पूछता है वो अंश के साथ वो क्रिया करते हैं और उसका ठीक अपोजिट हर के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका मौसा पूछा है तो अंश के साथ वही क्रिया करेंगे। तो 1 3 5 7 9 का जब हम मौसा निकालेंगे तो इनका मौसा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और जब 2 4 6 8 10 का हम लॉसा निकालेंगे तो इनका लॉसा जो हो जाएगा 120। तो 1/120 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? क्लियर, अब इसको समझिएगा। मान लीजिए पहले उसका क्षेत्रफल 100 था, 1% की वृद्धि कर दिया तो आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r², यानी r जो है 2 बार आएगा। तो 1% की वृद्धि मतलब 101/100 और फिर 101/100, क्योंकि r 2 बार आया है। अब 100 से 100 कट गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे 101 और 101 का गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे। अब वो हम देखेंगे कि उसकी अपेक्षा कितना बढ़ा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 101, ठीक है, 101 गुणे 101 कितना होता है 101, उसके बाद 0 0 0 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 101। क्लियर, सॉरी यहाँ सॉल्व करेंगे तो 101, तो आपको आएगा 1 0 1 1 2 0 इतना, यानी कि आपका आएगा 10,201, 10,201 और भागा करेंगे 100 से तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 102.01 आ रहा है। पहले आपका हमने क्षेत्रफल क्या माना, वृत्त का 100 माना था। पहले वृत्त का क्षेत्रफल 100 माना था, अब क्षेत्रफल बढ़ के हो गया 102.01। तो कितने की वृद्धि हो गई है 102.01 से 100 को घटा देंगे। तो हम जब 100 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2.01%। यही आपका आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
17 क्या कर रहा है, यहाँ दिया गया है पाई चार्ट, दर्शाता है कि 1080 श्रमिक अपने घर से अपने कार्य करने की फैक्ट्री कैसे पहुँचते हैं। पाई चार्ट का अध्ययन कर उत्तर दीजिए। तो यह जो टोटल इसमें श्रमिक हैं वह 1080 हैं, हमने यहाँ इसको लिख दिया, इसको यहाँ मेंशन कर दिया। टोटल कितने लोग हैं, टोटल हैं आपके 1080 सॉरी, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 1080, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पर है टोटल है आपके 1080 श्रमिक। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि अपने घर से फैक्ट्री बस द्वारा जाने वाले श्रमिकों की संख्या। तो फैक्ट्री जो है बस द्वारा, बस कहाँ पे है, 120 डिग्री। क्लियर। टोटल कितने डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री के। और 360 डिग्री जो बराबर है टोटल कितने लोग हैं, 1080 के। अब हमसे पूछा है कि 120 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1080/360 गुणे 120। अब सीधे हम समझते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सीधे 3 बार ले जाइए, 36 360 यहाँ 1080 हो जाएगा। यानी हमको क्या मिला है, 3, यानी 1080/360 बराबर हमको मिल गया 3। और इसको गुणा करेंगे 120 में तो बार 3 आई 36, 360। तो जो पैदल जाने वाले होंगे बस से वो होंगे 360। अब हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 360 डिग्री बराबर 1080 के। तो 1 डिग्री बराबर बस वैल्यू याद रखिएगा। तो 1 डिग्री बराबर 1080/360 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। अब इसी को बस ध्यान में रख के आगे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। साइकिल और मोटरसाइकिल द्वारा फैक्ट्री जाने वाले श्रमिकों की संख्या। तो साइकिल से जाते हैं 60% और मोटरसाइकिल से जाते हैं 40%। तो 60 और 40 टोटल हो गया, मतलब 40% नहीं डिग्री है। साइकिल से जाते हैं 60 डिग्री और मोटरसाइकिल से जाने वाले की संख्या है 40 डिग्री। तो 60 डिग्री 40 डिग्री 100 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री की वैल्यू हमने अभी यहाँ निकाला है 3, तो 100 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपको बराबर 300 के। तो 300 लोग ऐसे होंगे जो साइकिल और मोटरसाइकिल से फैक्ट्री जाएंगे, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ये होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कितने प्रतिशत सैनिक पैदल चलकर फैक्ट्री जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पैदल कितना है 90 डिग्री और 1 डिग्री का मान है 3, तो 90 गुणे 3 कितना हो गया। टोटल पैदल जाने वाले हैं 90 डिग्री और 1 डिग्री का मान है 3, तो टोटल 90 डिग्री का मान हो जाएगा 90 गुणे 3 यानी 9 3 27 270 लोग। क्लियर। कितने, सॉरी इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, क्या हो गया, कुछ और पूछा है इसमें, परसेंटेज पूछा है। इसमें यह पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत सैनिक पैदल चल के फैक्ट्री जाते हैं। तो संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से अगर हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब जैसे यहाँ दिया है कि पहले संख्या निकाला है फिर आपको परसेंट बनाया, तो मत बनाइए आप, सीधे आप देखें कितने परसेंट। तो पैदल जाने वाले हैं 90 डिग्री और टोटल हैं कितने 360 डिग्री। तो 360 जो है 90 का कितना परसेंट वही निकाल लीजिए, वही आंसर होगा। इतना लंबा निकालने की जरूरत नहीं। 9 चौक को 36, 4 से काटेंगे तो 25, कितना आ जाएगा 25%। यह पूरा वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगला प्रश्न देखिए, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20। यदि a³ प्लस 1 का घन धन 2 का घन धन डॉट 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 10 का घन बराबर 3025 के, तो 2 का घन धन 4 का घन धन डॉट 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 20 का घन क्या हो। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, इनका जो उत्तर होता है इसी प्रश्न में ही छिपा होता है। अब देखिए इसका जो वैल्यू दिया है आपका 1 का घन 2 का घन ऐसे लेकर 10 तक संख्याओं के घनों का योग जो दिया है 3025, और इसका वैल्यू पूछा है। अब हम 2 क्यूब यहाँ से सब में से कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 का क्यूब बचेगा, 1 का क्यूब क्योंकि 1 होता है। अब 4 के घन में से जब 2 का घन कॉमन लेंगे तो 2 का घन ही बचेगा, ऐसे करके यहाँ तक 10। और इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो ऐसे इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर मैंने बताया कि आपके प्रश्न में ही छिपे होते हैं। तो अब देखिए इसका वैल्यू टोटल कितना है 3025 है, यहीं पर देख लीजिए 3025। अब इसी जगह आप रख दीजिए 3025 वैल्यू पुट कर दीजिए। और 2 का घन कितना होता है 8 में 3025 का गुणा कर दीजिए। जब 3025 का गुणा करेंगे तो 24200 आएगा, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कर रहा है। ये एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा।
कह रहा है एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। मान लीजिए कि वो वस्तु 100 रुपये की अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है और जो ग्राहक है 40% की छूट पर प्राप्त करता है। जब 40% की छूट पर प्राप्त करेगा तो वो उसको 60 रुपये में प्राप्त करेगा। लेकिन अब कह रहा है कि वह फुटकर विक्रेता उससे अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि खरीदा तो 60 में लेकिन बेच रहा है 100 में। तो 100 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना ले रहा है, 40 का, क्योंकि जब 100 में बेचेगा तो 40 रुपये का उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि खरीदा तो 60 ही का है। कितने % का फ़ायदा है, गुणे 100 कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो 1 सेकंड क्या करा तो उसे कितने % करा, यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने % का लाभ। हाँ ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा सा हम इसको साफ करते हैं, अब समझिएगा। अब देखिए उसको बेच रहा है 100 में, खरीदा है 60 में, फ़ायदा कितने का हो रहा है, 40 में। कितने का खरीदा है, कितने पे, 60 पे खरीदा है, कितने % का पाया तो बट्टे 60 होता है, क्रय मूल्य होता है ना। देखिए फार्मूला क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, हाँ, इंटू 100%, यह आपका फार्मूला होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, आपका हो जाएगा यहाँ पर 2/3 गुणे 100। अब 100 क्या है, इसको हमने न काट के 1% बना दिया, 2/3, इसको 100 को हमने % में ही रहने दिया। क्लियर, बात समझ में आया। अब यहाँ पे हम देखेंगे लाभ बराबर इतना हो गया 40x, 2/6 कैसे आएगा, यहाँ पे 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2/3 आएगा। शायद ये कुछ गलत कर रहा है, बात समझ में आया। चलिए इन्हीं का हम देखते हैं। तो ये 60 x/100 कर रहे हैं, तो 60 x/100 कर रहे हैं। अब यहाँ लाभ क्या हो जाएगा, सीधे 40 x/100। अब इसको जब हम करेंगे तो लाभ % क्या हो जाएगा, 40 x/100 और भागा क्या हो जाएगा, आप किससे भाग कर रहे हैं, 100/60x, गलत लिखा है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ से समझिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो दिया है वो सही हो, तो इसलिए मैं थोड़ा इनका सोल्यूशन देख के कन्फ्यूज हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि वस्तु का अंकित मूल्य, मान लीजिए आपने क्या माना था 100, 40% का छूट मिला, इस पर आपको 40% का छूट मिला, तो आप उसको खरीदे होंगे 60 में। अब इसको फिर 60 में खरीदे हैं, 100 में बेच रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है जब 100 में बेचेंगे तो 40 रुपये का लाभ होगा। लेकिन खरीदे कितने के थे, 60 के। सिंपल सा फंडा लगाइए, उतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं, कितने % का, गुणे 100। सॉल्व करेंगे तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 200/3%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3%, यह उत्तर आएगा। उसने गलत कर दिया है, ऑप्शन आपका सी राइट होगा, यह गलत है, यह सोल्यूशन गलत है। वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दोगुनी है और वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से दोगुनी है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए हमने माना क्या कि जो वृत्त सी की त्रिज्या है वो आपने मान लिया 1, मान लीजिए चाहे x, तो जो बी की त्रिज्या है वो सी की त्रिज्या से दोगुनी है, तो यह 2x हो जाएगा। और ए की त्रिज्या जो है वृत्त बी की त्रिज्या से ए भी दोगुनी है, तो यह हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा, ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दोगुनी है और वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से दोगुनी है। देखिए अब लिखा कुछ और है और ये साल कुछ और कर रहे हैं, गलत आएगा। तो अब इस तरह हम समझा के आपको बताते हैं, तो सॉल्यूशन पे मत जाइए, इसमें फॉल्ट ज़्यादा है। ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दोगुनी और बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से दोगुनी है। तो अगर हम सी की त्रिज्या x माने तो बी की हो जाएगा 2x, और जो ए की त्रिज्या है वो बी की त्रिज्या से दोगुनी है, तो यह हो जाएगा 4x। जब हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल का हम जब अनुपात निकालेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर पाई, ठीक है, r1², सीधे हम लिखेंगे 4x का स्क्वायर संबंध है पाई r2², तो यानी b का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2x², और उसके बाद हम निकलेंगे c का जब निकलेंगे तो पाई r3², और r क्या है, c की त्रिज्या क्या है, x है, तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 3 हो जाएगा, x² कट गया। अब यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पे सीधे 1 बचा था। 16 संबंध 4 संबंध 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन आपका ये होगा, यह आपका गलत लगाया है, सी नहीं होगा, आप लोग लगा के देख लीजिएगा।
आगे देखिए, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -7 है और मूलों का गुणनफल 12 है तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करें। तो देखिए द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या कहता है कि फार्मूला जो होता है x² माइनस मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यह इसका क्या है, यह इसका है बेसिक फार्मूला। अब हमने लिखा है x², मूलों का योग जो दिया है आपका, देखिए -7 दिया है, मूलों का योग जो दिया है आपका वहाँ पे कितना दिया है, मूलों का योग जो है -7 है। तो यहाँ पे जो फार्मूले में ही माइनस पहले से और मूलों का योग भी -7 है तो हमने -7 रख लिया इंटू x। अब प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 12 है, हमने 12 रख लिया बराबर 0 के। सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण। कौन सा समीकरण ऐसा इससे मैच कर रहा है, ये आपका ए, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अब कह रहा है कि 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु समीक की आयु से 5 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष पश्चात समीक की आयु जो है, अब से 8 वर्ष पश्चात समीक की आयु रघु की आयु की 1/2 होगी। रघु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सुनिए, कह रहा है कि 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु समीक की आयु से 5 गुना अधिक थी। मान लीजिए अब से 8 वर्ष, मान लीजिए प्रेजेंट आयु जो रघु की है, ठीक है, रघु की जो वर्तमान आयु है वह x मान लीजिए और सामयिक की आप मान लीजिए y। बात समझ में आया। अब कह रहा है कि 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु सामयिक की आयु से 5 गुना अधिक थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से देखिए, और आयु जो है अभी क्या है, कितना क्या कर रहा है, 8 वर्ष पश्चात आयु जो है समीक की आयु रघु की आयु की 1/2 होगी। रघु की वर्तमान है तो रवि की आयु x मान लिए, समीक की आयु y मान लिए। अब शर्त कर रहा है 22 वर्ष पहले x - 22 बराबर इनका 22 वर्ष पहले कितना रहेगा y - 22, इनका 5 गुना था, ठीक है, 5 गुना अधिक नहीं कहना चाहिए, 5 गुना था, 1 आना चाहिए, तो गुणे 5 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x - 22 बराबर 5y - 110। इसको सॉल्व कर लिए, हमको समीकरण मिल गया x - 5y बराबर -88 समीकरण। द्वितीय शर्त क्या कर रहा है कि द्वितीय शर्त कर रहा है कि 8 वर्ष पश्चात, तो 8 वर्ष पश्चात ऐड करिए, तो 8 वर्ष पश्चात जो यहाँ पे रवि है या रघु है उसकी आयु x + 8 हो जाएगी और 8 वर्ष पश्चात जो समीक की आयु y + 8 हो जाएगी। अब कह रहा है 8 वर्ष पश्चात जो है वो रघु की आयु का 1/2 होगा समीक की आयु, तो रघु का x + 8 है, इसका 1/2 करेंगे बराबर समीक की आयु हो जाएगी। जब इसको हम सॉल्व किए तो x - 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे तो x - 5y बराबर -28 और x - 2y बराबर -8। सिंबल हम चेंज करेंगे, जब घटाएंगे इनको तो चेंज हो गया सिंबल, एक +x है, एक -x हो गया, तो यहाँ पे एक कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखिए -5y है, नीचे +2y है, तो बच गया -3y, और ऊपर -88 है और नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, जब हम सिंबल चेंज करेंगे तो सबके साथ सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -96 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 32। यह आपका समीक की आय हो जाएगा। जब समीक की आय निकल गया तो इसको किसी समीकरण में रख दीजिए, तो x - 2 × 32 बराबर 8 जो दिया है, तो x बराबर 64 × 8 72, यह आपका रघु की आय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आ गया अगला, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री का है। जो प्रत्येक बाह्य कोण है वो आपका 36 डिग्री का है। इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का जो सूत्र होता है वह होता है आपका 360/n, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो दिया है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपका 36 है, तो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का जो फार्मूला होता है बाह्य कोण का वो होता है 360/n। बाह्य कोण का मान दे दिया है आपका 36, 360 पता है, भुजाओं की संख्या नहीं पता, बटे n रहने दीजिए, 36 दाम में 360, n इधर आएगा, n बराबर 10, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 10, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।